हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम कश्यप। वेलकम टू हिस्ट्री मेड सिंपल। तो चलिए जल्दी से आज का वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का एक भाग हमने किया हुआ था और कुछ बचे कुचे क्वेश्चंस थे जो हम आज पूरे के पूरे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अगले टॉपिक पे जंप करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। पहाड़िया जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। दूसरा, ये झूम खेती करते थे। तीसरा, जमींदार और व्यापारी इन्हें नियमित रूप से कर अदा करते थे। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसका जो सही है, ये तीनों ही बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा, तीनों के तीनों। अगला देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा संथालों को राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में बसाने संबंधी कारणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये लोग झूम खेती का प्रयोग कर जंगल साफ करते थे। दूसरा, आरंभ में संथाल ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादार थे। इसमें भी जो सही है वो ही बताना है हमें। तो ये दोनों के दोनों ही बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कूट का। अगला है, दामिनी को का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? पहला, अनुदान में दी गई भूमि। दूसरा, संथाल परगना। तीसरा, संथालों की धार्मिक पुस्तक। और चौथा, संथालों के देवता। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल परगना, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, क्या कारण थे कि स्तंभरारी बंदोबस्त बंगाल में लागू करने के बाद बिरले ही किसी क्षेत्र में लागू किया गया? पहला, 1810 के बाद उपज के मूल्य में वृद्धि हुई। दूसरा, बंगाल के जमींदारों की आमदनी में इजाफा हुआ जिसमें अंग्रेजों की कोई हिस्सेदारी नहीं थी। तीसरा, इस व्यवस्था के विरोध में बंगाल में कृषि विद्रोह की शुरुआत हो गई। इसमें भी जो सही है हमें वो ही बताना है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है इसका जो कारण है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कूट का। अगला है, भारत में रेलवे की शुरुआत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, रेलवे की शुरुआत 1858 में हुई। दूसरा, इससे भारतीय परंपरागत उद्योगों को बढ़ावा मिला। और तीसरा, आर्थिक गतिविधियों का केंद्र परंपरागत शहरों से दूर जाने लगा। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 3 केवल। तो इस हिसाब से सी कूट का सही हो जाएगा। अगला है, 19वीं शताब्दी में भारत में रेलवे के विकास के प्रमुख उद्देश्य थे। ऑप्शन नंबर पहला, ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना। दूसरा, भारतीय जनता का आर्थिक एवं राजनीतिक विकास करना। और तीसरा, भारत में वस्तुओं के आंतरिक आवागमन को प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ये सबसे पहला वाला। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला है, स्तंभरारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जमींदारों और मालगुजारों को भूस्वामी बना दिया गया। दूसरा, रैयत द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाने लगा। और तीसरा, कर की रकम को हमेशा के लिए निश्चित कर दिया गया। तो इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो इसमें सही है हमारा ये ऑप्शन नंबर डी, 1 और 3, पहला और तीसरा सही है। अगला देखते हैं, ब्रिटिशों द्वारा भारत के दक्षिण और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर पहला, इन क्षेत्रों में बड़ी जागीर वाले जमींदारों का अभाव। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त की प्रथा में कंपनी को वित्तीय रूप से घाटा। और तीसरा, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ क्षेत्र। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ये पहला और दूसरा बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, इस व्यवस्था में मालगुजारी का बंदोबस्त अलग अलग गांवों या जागीरों के आधार पर उन जमींदारों या उन परिवारों के मुखियाओं के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से उस गांव या जागीर का भूस्वामी होने का दावा करते थे। ऊपर दिया गया विवरण अंग्रेजों द्वारा लगाई गई कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन मैं सीधी सीधी बता देती हूँ। ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका सही हो जाएगा, महालवाड़ी प्रथा। अगला देखते हैं, ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है,
अस्थायी तथा रैयतवाड़ी बंदोबस्त देश की परंपरागत भूमि प्रथाओं से मूलतः भिन्न थी। दूसरा, ब्रिटिशों ने भूमि को बचाने, गिरवी रखने और हस्तांतरित की जा सकने वाली वस्तु बना दिया। इसमें भी जो सही है वो है हमारा ये दोनों का दोनों ही। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला है इसे हमें जो सम्मिलित नहीं है वो बताना है, जो सम्मिलित नहीं है। तो इसका सीधे सीधे आंसर पहले हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ई, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी। तो फ्रेंड्स इसमें जो नहीं है वो है हमारा ये रैयतवाड़ी व्यवस्था 1840, ये सम्मिलित नहीं है। अगला देखते हैं। 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाए गए श्रम सुधारों का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर पहला, मजदूर आंदोलन। दूसरा, भारतीय बुद्धिजीवियों द्वारा चलाया गया आंदोलन। तीसरा, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। और चौथा, ईसाई मशीनरियों का दबाव। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश उद्योगपतियों का दबाव। अगला है, भारतीय मजदूरों की दशा सुधारने के संबंध में 1881 में बने पहले इंडियन फैक्ट्री एक्ट तथा 1891 में बने दूसरे इंडियन फैक्ट्री एक्ट को किन औद्योगिक क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया? पहला, इस्पात उद्योग। दूसरा, वस्त्र उद्योग। तीसरा, चाय तथा कॉफी के बगान उद्योग। और चौथा, चमड़ा उद्योग। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा चाय तथा कॉफी के बगान उद्योग, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, 18वीं तथा 19वीं शताब्दी में भारतीय दस्तकारों और शिल्पकारों के पतन के प्रमुख कारण थे। ऑप्शन नंबर पहला है, इंग्लैंड से आयात की जाने वाली मशीन निर्यात सस्ती वस्तुएं। दूसरा, ब्रिटेन तथा यूरोप में भारतीय वस्तुओं के आयात पर लगाए गए उच्च आयात शुल्क। और तीसरा है, भारतीय शासकों पर ब्रिटिश कंपनी का शासन। चौथा, भारत में रेलवे का विकास। तो फ्रेंड्स जो प्रमुख कारण है इसके वो ये सभी के सभी हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी कूट का सही हो जाएगा। अगला है, औपनिवेशिक काल में भारतीय कृषकों के पतन के प्रमुख कारण थे। पहला, उच्च भू राजस्व। दूसरा, नई कानून प्रणाली तथा नई कानून राजस्व नीति। तीसरा, कृषि का वाणिज्यीकरण। और चौथा, अवऔद्योगिकरण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश शासन के आरंभ में बंगाल तथा मद्रास के पुराने जमींदार तबाह हो गए। दूसरा, ब्रिटिश काल में जमींदार प्रथा के प्रसार के कारण बिचौलियों का उदय हुआ। तीसरा, जमींदार तथा भूस्वामियों ने स्वतंत्रता के लिए भारतीयों के संघर्ष का समर्थन किया। इसमें जो सही है फ्रेंड्स हमें वो बताना है। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ब्रिटिश सरकार ने कृषि के सुधार और आधुनिकीकरण की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ली। दूसरा, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा और सिंध में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए कृषि कॉलेज की स्थापना की। जो कथन सही है वो बताना है, तो ये सिर्फ पहला वाला सही है, तो इसलिए कूट का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, औपनिवेशिक काल में अधिकतर आधुनिक भारतीय उद्योगों पर ब्रिटिश पूंजी लगी हुई थी। कारण, ब्रिटिश पूंजीपति भारतीय उद्योगों में ऊंचे मुनाफे की संभावनाओं के कारण आकर्षित हुए। तो ये बेसिकली कथन कारण है, थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। तो जो इसमें सही है फ्रेंड्स, ये दोनों के दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी करता है पहला दूसरे का, तो ये सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भारतीय उद्यमियों को ब्रिटिश शासन के दौरान किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? पहला, ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी। दूसरा, बैंक से मिलने वाली पूंजी की विभेदकारी दर। तीसरा, रेलवे भाड़े की दरों में असमानता। और चौथा, देश में भारी या पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव। इसमें जो सही है फ्रेंड वो बताना है, तो ये सभी के सभी ही सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत के एकीकरण में किन कारकों का योगदान रहा? पहला, रेलवे। दूसरा, सेना। तीसरा, तार। तथा चौथा, डाक व्यवस्था। तो फ्रेंड्स पहला, तीसरा, चौथा बोलेंगे हम लोग, ये दूसरा नहीं है,
तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश शासन के आखिरी वर्षों के दौरान भारत को एक गंभीर अकाल भुखमरी का सामना करना पड़ा था। निम्नलिखित में से कौन से इस अकाल भुखमरी के प्रमुख कारण थे? पहला है, बर्मा और दक्षिण पूर्व एशिया से चावल के आयात को रोक दिया गया था। दूसरा, सरकार की उदासीनता और कुप्रबंधन। तीसरा, बड़ी सेना का भरण पोषण। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वो ये तीनों के तीनों ही सही हैं बिल्कुल, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विऔद्योगिकरण के लिए उत्तरदायी था? पहला है, गुमास्ता के माध्यम से ब्रिटिश कंपनियों का हस्तक्षेप। दूसरा, देशी राजाओं तथा राजघरानों का पतन। तीसरा, भारतीय व्यापारियों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण नीतियां। जो इसमें सत्य है वो बताना है हमें। तो ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किन राष्ट्रवादियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण के रूप में एक आलोचनात्मक लेख औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था प्रस्तुत किया? पहला है, सैयद अहमद खां। दूसरा, महादेव गोविंद रानडे। तीसरा, रोमेश चंद्र दत्त। और चौथा, दादा भाई नौरोजी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ये दूसरा, तीसरा, रोमेश चंद्र दत्त और महादेव गोविंद रानडे और दादा भाई नौरोजी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, महालवाड़ी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? पहला है, भू राजस्व के आंकलन हेतु विभिन्न समूहों के रीति रिवाजों तथा अधिकारों को ध्यान में रखा गया। दूसरा, ग्राम प्रधान को जमींदार से अधिक महत्व दिया गया। तीसरा, राजस्व मांग को निश्चित कर दिया गया था तथा इसे समय समय पर संशोधित नहीं किया जाता था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है ये सही नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही हो जाएगा, केवल 3। अगला है, ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित कोषों में से कौन से होम चार्जेस का निर्माण करते हैं? पहला, ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर धारकों को लाभांश का भुगतान। दूसरा, विदेशी पूंजी निवेश पर ब्याज। और तीसरा, ब्रिटिश अफसरों को पेंशन और अवकाश का भुगतान। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों के तीनों ही 1, 2, 3। अगला है, अफगान के संदर्भ में अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई विभिन्न नीतियों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहला है, गौरवपूर्ण पार्थक्य नीति लिटन। दूसरा, कुशल अकर्मण्यता की नीति ऑकलैंड। और तीसरा, अग्रगामी नीति जॉन लॉरेंस। तो जो सम्मिलित है वो बताना है इसमें, तो सिर्फ ये पहला वाला ही सम्मिलित है फ्रेंड्स इसमें, गौरवपूर्ण पार्थक्य की नीति लिटन। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी कूट का सही हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश भारत में विभिन्न कारखाना अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, पहला कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, अधिकांश राष्ट्रवादियों द्वारा कारखाना अधिनियमों का समर्थन किया गया। और तीसरा, राष्ट्रवादियों ने श्रम कानूनों पर सरकार की पहल को ब्रिटिश विनिर्माण के हित में देखा। इसमें भी जो सही है हमें वो बताना है, तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला, भारत में रेलवे के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रिटिश बैंकरों ने भारत में रेलवे के विकास को अपनी पूंजी के निवेश के लिए एक सुरक्षित माध्यम के रूप में देखा। दूसरा, प्रथम रेलवे लाइन जो कलकत्ता से आगरा तक के लिए थी उसकी शुरुआत 1853 में हुई। और तीसरा, 1880 के उपरांत रेलवे का निर्माण सरकारी एजेंसी के साथ साथ निजी उद्यम द्वारा भी किया गया। इसमें भी जो सही है हमें वो ही बताना है, तो पहला और तीसरा इसमें भी सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला है, लॉटरी समिति 1817 संबंधित थी। पहला, भारतीय राजाओं के महलों की नीलामी से। दूसरा, रैयतों के लिए कृषि भूमि को आवंटित करने से। तीसरा, शहरी नियोजन से। और चौथा, ब्रिटिश अधिकारियों के भ्रष्टाचार से। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शहरी नियोजन से।
अगला है भारतीय कारखाना अधिनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला, भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 मुख्य रूप से बाल श्रम की समस्या पर ध्यान देता था। और दूसरा, भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 ने पुरुष और महिला दोनों के लिए कार्य करने के अधिकतम घंटे निर्धारित कर दिए। तीसरा, ये नियम ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी के बागानों पर लागू नहीं होते थे। जो सही है फ्रेंड्स वो बताना है हम। तो पहला और तीसरा बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी कूट का सही हो जाएगा। अगला है एटक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कोकीनाडा अधिवेशन में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित कर एटक की स्थापना का स्वागत किया गया। दूसरा, अपनी स्थापना के प्रारंभिक वर्षों में एटक ब्रिटेन के श्रमिक दल के सामाजिक एवं लोकतांत्रिक विचारों से प्रभावित था। और तीसरा, यद्यपि महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना में महत्वपूर्ण सहयोग दिया था, तथापि एटक के विचारों से उनके मतभेद थे। इसमें भी जो सही है हमें वही बताना है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के प्रारंभिक चरण में कंपनी के निर्धारित उद्देश्य क्या थे। पहला, भारत के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए किसानों व बुनकरों को प्रोत्साहन देना। दूसरा, भारत की सत्ता पर नियंत्रण स्थापित कर राजस्व पर एकाधिकार करना। तो फ्रेंड्स इन दोनों में से क्या होगा कूट के हिसाब से, तो सिर्फ और सिर्फ 2 सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से सही हो जाएगा। भारत में हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी थे। पहला है, कृषि क्षेत्र की अधिशेष जनसंख्या का हस्तशिल्प की ओर पलायन की मनोवृत्ति। दूसरा, 1813 ईस्वी का चार्टर एक्ट। तीसरा, अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीयों के हथियार रखने पर पाबंदी। और चौथा, देशी रजवाड़ों का पतन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो दूसरा, तीसरा, चौथा ये बिल्कुल भी सही है। ये सभी के सभी उत्तरदायी हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है, धन के बहिर्गमन सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर निम्नांकित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय पूंजी एवं संसाधनों के बहिर्गमन पर 1872 ईस्वी में पूना में एक व्याख्यान दिया। दूसरा, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बजट पर भाषण करते हुए महादेव गोविंद रानडे ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही नहीं है सही, तो इसलिए ना ही 1 और ना ही 2। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये बताना है। तो पहला है, श्रम कानूनों के संदर्भ में राष्ट्रवादी नेताओं का दृष्टिकोण भारतीय उद्योगों एवं ब्रिटिशों के स्वामित्व वाले उद्योग के प्रति अलग अलग था। और दूसरा, भारतीय उत्पादकों ने ब्रिटिश उत्पादकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए सरकार से भारत में कारखाना अधिनियम बनाने के लिए दबाव डाला। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा, ये सिर्फ पहला वाला सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, 19वीं सदी तक भारतीय हस्तशिल्प उद्योग संसार में सबसे अधिक विकसित थे, लेकिन कालांतर में औपनिवेशिक नीतियों ने इन्हें पतनोन्मुख बना दिया। इनके पतन हेतु कौन से कारक उत्तरदायी थे। पहला, भारत पर मुक्त व्यापार प्रणाली थोपना। दूसरा, भारत से कच्चे माल का निर्यात। और तीसरा, रेल लाइनों का विकास। तो फ्रेंड्स ये तीनों के तीनों ही बिल्कुल सही हैं, तो जो उत्तरदायी हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए कूट का सही हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए।
तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और जो हमारा नया टॉपिक होगा वो होगा विद्रोहों से रिलेटेड। काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि विद्रोहों के ऊपर वीडियो लाया जाए, तो अब हम उसी के ऊपर जंप करेंगे सीधे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा, बाय बाय, टेक केयर।